नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रॉपर्टी की भूखी औलाद। पुष्पा देवी जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। पुष्पा देवी जी के 4 बेटे हैं। चारों बेटों की शादी हो गई है, लेकिन अपने बेटों की शादी के बाद पुष्पा जी का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहू को प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन पुष्पा जी के घर उसकी बहन आई। पुष्पा, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं, तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के कामों की चिंता भी नहीं रहती होगी। अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय भर यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। यह बात तो सच है पुष्पा। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन यह भी सच है घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। यह दोनों बातें कर रही थीं कि तभी अचानक सोनका और मोनिका के लड़ने की आवाज़ आई। मोनिका बोलती है, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा मोनिका। तुमने इतना गंदा पोछा जो लगाया है कि लग ही नहीं रहा घर की सफाई हुई है। बहू में इस तरह से लड़ाई देखकर पुष्पा जी की बहन घबरा गई और पुष्पा जी को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती और लड़ती ज़्यादा हैं। तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर पुष्पा जी की बहन वहाँ से चली गई और पुष्पा जी दिन रात यही सोचती रहती कि बहू का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए पुष्पा जी ने अपनी सारी बहू को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है और ना ही जिंदगी। इसलिए आज तुम यह सब बता दो कि चाहती क्या हो। मोनिका बोलती है, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूँ। तभी सोनिका कहती है, माँ जी यह घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस घर पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। मैं अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या है, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूँगी। पुष्पा जी की यह बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गईं। चारों में से कोई भी पुष्पा जी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। पुष्पा जी ने अपनी बहू को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। यह कहते हुए पुष्पा जी की आंखें भर आईं और वह चारों बहू के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहाँ रहने वाली थीं। अब चारों बहू ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में मोनिका और सोनिका थीं और दूसरी टीम में ज्योति और मंजू थीं। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थीं, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थीं। एक दिन ज्योति और मंजू ने अपनी सास से कहा, माँ जी आपको पता है मोनिका 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। ज्योति बोलती है, हाँ माँ जी आपने लड़ने के लिए मना किया, इसलिए मैं सोनिका से कुछ नहीं कहती हूँ। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। ज्योति और मंजू तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब सोनिका और मोनिका की बारी थी। सोनिका बोलती है, माँ जी आपने ज्योति को तो अपने सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि ज्योति के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। मोनिका बोली, माँ जी
कल मंजू ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ। मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसको कैसा लगेगा। पुष्पा की सारी बहू की बातें सुनती हैं और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहू को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो मोनिका बोली, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों के ताने सुनती हूँ। मोनिका के पति बोले, मैं भी रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाएगा। उधर ज्योति भी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना, इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दें, हम आराम से रहेंगे। ज्योति के पति बोला, तुम ठीक कह रही हो माँ, आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, हम सब साथ में नहीं रह सकते हैं। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए। और जो आपकी बहू में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारी पत्नियां यह घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़काना शुरू कर दिया। मैं इस घर को तोड़वाना नहीं चाहती हूँ। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझे यह घर तोड़वाने के लिए बोल रहे हो। पुष्पा जी ने अपने बेटे और बहू को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में पुष्पा जी को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, पुष्पा जी को भी चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। पुष्पा जी ने अपने चारों बेटे और बहू को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग ज़्यादा देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। माँ, आप कहाँ रहोगी? मतलब हम में से किसके साथ रहोगी? तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। पुष्पा जी पूरे दिन यही सोचती कि मेरी बहू ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। एक दिन पुष्पा जी के पास गांव से उनके भाई विनोद का फ़ोन आता है। पुष्पा दीदी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ विनोद, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और पुष्पा जी दुविधा में पड़ जाती हैं। वो सोचने लगती हैं, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वो बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। आने दो भाई को। अगले दिन विनोद पुष्पा जी के घर पहुंच जाता है। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। पुष्पा दीदी, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ।
दीदी, तुम क्यों ला रही हो खाना? तो आपकी बहू ला देंगी ना। पुष्पा जी ने विनोद को सारी बात बता दी। कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, यह तो घोर कलयुग है। चलो, मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। विनोद ऊपर चला जाता है तो देखता है कि पुष्पा जी के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। मामा जी, कैसे हो आप? घर में सब ठीक ठाक? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। घर में तो सब ठीक है। तुम बताओ कैसा चल रहा है? यहाँ सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी पुष्पा जी का पोता विनोद के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। विनोद उससे पूछता है, कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराफी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गई और मोनिका फूट फूट कर रोने लगी और रोती रोती बोली, अगर मैं अलग नहीं होती तो यह इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो उनका माँ से थोड़ी शर्म तो होती थी। अब बच्चे भी यही सीख रहे हैं जो देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद विनोद ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। सोनका सारा दिन सोती रहती थी और टीवी देखती रहती। विनोद से घर की हालत देखी नहीं गई। उसने बातों बातों में पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सारा सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर सोनका झट से बोली, मामा जी, आप पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहू को एक ही काम करना रहता था, तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। अरे तो बेटा, यह काम वाली बाई रख ले। उनकी इतनी सैलरी कहाँ कि काम वाली को रख सकें। मामा जी, हम अलग अलग फ्लैट में रहते हैं ना, तो इतनी परेशानी होती। वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। यह कहते ही सोनका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विनोद वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर की तीसरी मंजिल पर पहुँच जाता है। वहाँ विनोद का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी ज्योति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। बेटा, कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो, तो मैं आ गया तुमसे मिलने। सब ठीक है ना? मामा जी, आप बताओ, आप कैसे हो? ज्योति, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही ज्योति रसोई के डिब्बे देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर विनोद और ज्योति के पति अंदर आते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों में आकर घर से अलग ना होती ना, तो आज यह दिन देखना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारा ख्याल रखती थी और आज जो दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। ज्योति अपने किए पर बहुत पछताती है। अब विनोद चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा देखा। वो अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पत्नी मंजू अस्पताल में है। विनोद भी अस्पताल पहुँचता है। अरे बेटा, तुम ठीक हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? विनोद के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में मंजू भी आ जाती है। मामा जी नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही थी। कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। तुम दोनों दीदी की खबर क्यों नहीं दी? किस मुँह से मैं फ़ोन करती मामा जी। उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। विनोद अपने तीनों भांजों और पुष्पा जी को खबर कर देता है
और सभी अस्पताल में आते हैं। विनोद चारों भाइयों को एक दूसरे के परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। बहू सास के पैर छूकर अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आई होती, सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन पुष्पा जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो, कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। तो देखो दोस्तों, एकता में कितना बल होता है।